गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू योर बायोलॉजी क्लास। आज हम लोग यहाँ पे लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैं एनसीईआरटी को जो है एक्सप्लेन करूँगा पूरी तौर पे। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। पहला जो है वो है अबाउट लाइफ प्रोसेस, देन व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, स्टोमेटा के बारे में वी विल डिस्कस, then different activities which prove that CO2 and sunlight are needed in photosynthesis. First, we are going to discuss about life process. लाइफ प्रोसेस या किसको हम लोग लाइफ बोलते हैं? हम लोग उन्हीं चीजों को लाइफ बोलते हैं जिनमें कोई हरकत होती है, मीन्स दे मूव, दे रन, like the dogs running or the cow chewing cud or a man shouting loudly. So these things are there. But इफ समथिंग इज नॉट मूविंग तब क्या है, या वो सोया हुआ है तब क्या होगा? उसके लिए हम बात करेंगे कि क्या देखा जाएगा। तो हम लोग वहां पे देखते हैं इफ इट इज ब्रीदिंग और नॉट, क्या वो ब्रीथ कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर ब्रीदिंग हो रही है तो इसका मतलब जो है, अगर ब्रीदिंग हो रही है इसका मतलब वो जिंदा है। लेकिन प्लांट्स के बारे में क्या बोलेंगे? What about plants? How they are alive? So we will see that they are green and they can grow. These are important things. उसके बाद दूसरी चीज है, जो प्लांट्स ग्रीन नहीं है, व्हाट अबाउट द प्लांट्स विच आर नॉट ग्रीन? तो उनकी कंडीशन में भी हम लोग एक चीज देखते हैं, क्या उनमें मूवमेंट हो रहा है, क्या उनमें ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जैसे अगर हम चने हैं, चनों को अगर हम लोग भिगा दें उसमें से अंकुर आ जाएं, तो अगर वो अंकुरित चने हैं तो उनमें मूवमेंट होते हैं। ऐसे ही अगर हम लोग देखते हैं आई, नेकेड आई के द्वारा जो मूवमेंट हो रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह कोई जा रहा है। दूसरी चीज होती है हमारी मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स की। ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स कहाँ होते हैं? ये हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। और ये ऑस्मो रेगुलेशन यानी ऑस्मोसिस के कंट्रोल के लिए, सॉल्ट्स के कंट्रोल के लिए, उनके मूवमेंट के लिए। और दूसरा हमारे जैसे अवम का मूवमेंट होता है उसके लिए, या बॉडी के अन्य मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्या वायरस में मूवमेंट्स होते हैं? यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि वायरस में मूवमेंट्स बहुत कम होते हैं। वो तभी होते हैं जब वो हमारी बॉडी के अंदर आते हैं। बाहर होते हैं तो उनमें मूवमेंट्स नहीं पाए जाते हैं बच्चों। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है। अगर हम एक सेल को भी बात करें, चाहे वो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो। यूकैरियोटिक अगर सेल है तो उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। इसके अलावा उसके अंदर बाकी सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं। और प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता लेकिन राइबोसोम्स पाए जाते हैं बैक्टीरिया के जैसे। तो हम लोग यहाँ पे एक बात जान लेंगे कि चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, उनमें ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो कि विभिन्न कार्य करते हैं। लेकिन जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कई सेल्स के बने होते हैं, वो सेल्स जो है टिश्यूज के बने होते हैं। तो जरूरी है कि उसके अंदर जो लेबर है, डिवीजन ऑफ लेबर ज्यादा पाया जाता है और उनमें कंपोनेंट्स भी ज्यादा होते हैं। इस वजह से एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वेल ऑर्डर्ड होता है और इसके अलावा उसमें कहीं ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को केवल एक सेल होता है और वो आराम से कांटेक्ट में रहता है, इसलिए उसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं पाई जाती हैं। बात आती है लिविंग क्रिएचर्स को रिपेयरिंग की जरूरत पड़ती है, उनको मेंटेन करना पड़ता है अपने स्ट्रक्चर्स को। तो वो कैसे करेंगे? तो जो प्रोसेस ये दोनों कार्य करते हैं, यानी which do the repairing and the maintaining of the life structures are known as to be life process. Now here I should say next thing is what are life processes. Now already I told you the process which maintain the living organisms or which maintain the repairing and maintenance are called as life process. These process are respiration, they are, as you see, they are also digestion processes, and there are certain other materials which are required. Now how energy will be there or how energy will be created in the body of the organisms?
So the organisms, they require the energy, and this energy comes from outside sources, which is known as to be the food. The food is taken by the body of the organisms by the process known as nutrition. Nutrition is of two types. It is autotrophic and heterotrophic nutrition. Autotrophic organisms are producers, they can prepare their food, and the heterotrophic organisms, they are consumers, they cannot prepare their food. The food is made up of carbon based molecules. These carbon based molecules also contain hydrogen and oxygen. Depending on the complexities, the carbon sources, different organisms use different nutritional processes as discussed. They have different modes of nutrition. In the heterotrophic itself, there are different modes like holozoic, where the food is totally eaten up. Then there is saprophytic, where the food is outside digested, then it is absorbed. Then parasitic mode of nutrition, where the organism depend on others for food and they kill them also. As I told you, the sources of energy are known as food, and they have to be broken down in the body. So organisms require certain systems for them. The higher organisms and the lower organisms also have got the enzymes to break these substances. And there are certain chemical reactions also do undertake in the body. They are known as to be oxidizing and reducing processes. So children, as I told you, life processes maintain organisms. Secondly, they get the energy from the food, and the food is taken by the nutrition. Thirdly, after the nutrition has been done, the food is broken down into smaller forms and energy is formed by the oxidation and reduction reactions. Now comes body comparison between unicellular and multicellular organisms. The single celled organisms, as we know, they don't have specific body organs and they are directly in contact. They are unicellular also, but in multicellular that cannot be said because they are made up of the tissues and the cells, and the food has to be carried to the different parts. So they need a body organization and a specialized body organization for that matter of fact. There is a circulatory system, there is a digestive system, there is a respiratory system. So these all systems are important for the formation of energy and also conduction of the energy molecule to the different parts of the body and to the cells. The chemical reactions which use carbon source and oxygen source for the energy generation, they create byproducts. These byproducts also have to be thrown out of the body, which is known as to be excretion process. Again, I will recap children. First, nutrition is done in the body. Second is the digestion process which is done. After digestion, the food is broken to simple substances. Then they are then in the form of glucose, which is taken to the body parts where respiration takes place. And after respiration, the energy is formed, and this energy is used to do different functions of the body. Now comes nutrition, the first process. Here, the things which are needed by the body, first of all, they are taken up by various modes, like autotrophic mode, where they form the organisms, they form their own food, and the heterotrophs, which are consumers, and they utilize the food made by the plants or other autotrophs. Autotrophs here include plants as well as bacteria or cyanobacteria. And as I told you earlier, biocatalysts or the enzymes are important for the breakdown of the food. Now children, what is autotrophic nutrition? Autotrophic nutrition is done by the producers, mostly by the green plants which have chlorophyll, and inside the chlorophyll they take up the sunlight, and this sunlight is then used to break the water first in the thylakoids. The water which is broken down, then it is broken into H and O. Oxygen is then it is thrown out of the body, that we use as for respiration process, and the H or the hydrogen is used by NADP and it is formed into NADPH. Then this NADPH gives the hydrogen to form the carbohydrates. We will see it the next topic.
Mostly the carbohydrates are formed and they are utilized by the plants also. Those which are not utilized, they are stored in the form of the starch and which serve as for the internal energy. In the case of the animals, it is stored in the form of the glycogen. Children, what are the steps of the photosynthesis? First step is the absorption of the light by the chlorophyll molecule, by the thylakoids which contain the chlorophyll. Then there is the process, these two steps are known as light reaction, where conversion of light energy is done to chemical energy by splitting of the molecules of water into hydrogen and oxygen, as I told you earlier. Then the hydrogen is used for reduction process to change the carbon dioxide into carbohydrates or C6H12O6, which is stored in the form of starch and used as glucose to produce ATP. 38 ATP are produced or 2 ATPs in the case of anaerobic respiration. We will learn more. But do all the steps take place one by one? No. In case of the desert plants, that is not the case. Here, the reduction process takes place during the night. The breaking of the water takes place in the day. Now the diagram is here, children. You can see the diagram. Now as you see, this is carbon dioxide, then sunlight. These all are inputs which are coming inside. Then the water, and you can also see the soil here. Then these are taken up. So from the soil, the water is taken up, carbon dioxide, minerals, etc. They are changed into oxygen and sugars. Sugars are the food which will be used later on. This is the plant cell which have been shown here, and the chloroplast molecule. Here Calvin cycle is taking place in the stroma part. The light reaction is taking place in the thylakoids. Now comes the activity which proves that photosynthesis light is very important. We will take a variegated plants. Variegated plants are those plants which have two type of color. One is white and which is green. Green contains the chlorophyll part. So we will be taking this plant and then we will be putting it in the dark for 3 days. This is known as de-starching process. And then after that we are going to take up the plant, the potted plant, and we will keep it in the sunlight. And then after that we are going to pluck the leaf from it, and then we are going to mark the green areas by the pencil or any pen on a sheet of the paper. Then we will put the leaf on a boiling water for few minutes, and after that we will immerse it in alcohol in a test tube, and then this test tube will be put in the boiling water, which is known as to be water bath. After some time the alcohol will remove the chlorophyll, and then the color of the leaf will be faded. This leaf we are going to take up and we will rinse it, and then we are going to put some iodine solution on it. We will see that there will be a blue black color. This blue black color will be there where first the chlorophyll was present and sunlight was there, and the variegated part will not show any coloration. It shows that light is important for photosynthesis. Now there is another experiment I have given here for you people to look into. आप यहाँ पे देख रहे हैं एक लीफ है जिसको काले कलर के हमने ब्लैक पेपर स्ट्रिप से कवर किया हुआ है. इसको हम डिस्टार्चिंग करने के बाद लाते हैं और उसके बाद उसको सनलाइट में रख देते हैं. अब हम क्या करेंगे, इसको हम लेंगे लीफ को बच्चों और उसको हम वाटर बाथ में हीट करेंगे जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे, और इसके बाद हम इस लीफ को बाहर निकालेंगे. उसमें थोड़ा कोल्ड क्लोरो अल्कोहल मिलाएंगे. जो जगह कवर्ड थी वहां पे हमें स्टार्च नहीं दिखाई पड़ेगा, ब्लू ब्लैक कलर नहीं नजर आएगा. इसका मतलब वहां स्टार्च नहीं बना, और ये बताता है कि जो हमारा पार्ट ढका हुआ था उस पे लाइट नहीं पड़ी और स्टार्च नहीं बना, या हमारा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं बने. इसका मतलब लाइट इज इंपॉर्टेंट फॉर photosynthesis. Now gaseous exchange. When we talk about gaseous exchange, we are talking about the exchange of gases CO2 and O2 taking place in the plants. It takes place by the help of the stomata. Stomata का फिगर अभी हम देखेंगे बच्चों आगे. आपको बता दें ये टाइनी पोर्स होते हैं जो कि प्लांट्स में पाए जाते हैं, गैसेस एक्सचेंज का काम करते हैं और इनके द्वारा ट्रांसपीरेशन भी होता है, लॉस ऑफ वाटर वेपर
को हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्लांट्स इसके द्वारा अपने बॉडी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करते हैं और पानी को भी वो पहुंचाते हैं अपने लीव्स तक ट्रांसपीरेशन पुल के द्वारा, क्योंकि वहाँ वैक्यूम का काम करता है और वो खींचता है पानी को नीचे से रूट्स के द्वारा। उसको हम बाद में और डिस्कस करेंगे। स्टोमेटा जो है हमारा वो ज़्यादा पाया जाता है डाइकॉट्स में नीचे की ओर। अगर हम डाइकॉट की बात करें तो डाइकॉट जो होता है, डाइकॉट प्लांट्स, उसकी जो लीफ होती है उसके लोअर सरफेस में मोर स्टोमेटा विल बी फाउंड, एंड इन द केस ऑफ द मोनोकॉट्स ऑन बोथ द साइड्स स्टोमेटा विल बी इक्वल। स्टोमेटा की ओपनिंग को और क्लोजिंग को सेल्स गार्ड करते हैं, जिनको हम गार्ड सेल्स बोलते हैं। ये किडनी शेप्ड होते हैं। जब ये वाटर के द्वारा स्वेल हो जाते हैं तो ये फूल जाते हैं। जब फूल जाते हैं और दे स्वेल, और ये क्लोज हो जाते हैं जब उसमें श्रिंकिंग होती है, पानी चला जाता है। Now this is the diagram where I am trying to show you what happens here। अगर आप देखेंगे ये क्लोजर हो रहा है और जहाँ पे क्लोज हो रहा है ये देखिए, तो उस जगह पे जो है स्टोमेटा में से पानी बाहर आ गया है। ये ब्लू लाइट में हम लोग अच्छे से देख सकते हैं, डार्क लाइट है। अगर डार्क लाइट होते ही रात के समय स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, ब्लू लाइट जब आएगी तो ये खुल जाता है और पानी भी बाहर की ओर जाता है। तो लाइट भी इसको जो है स्टिमुलाई का काम करती है और CO2 का इनटेक होगा जैसे ये खुल जाएगा और आपका जो है फोटोसिंथेसिस चालू हो जाएगा। एब्सिसिक एसिड भी इसमें काफी ज्यादा रोल अदा करती है। बच्चों ये डायग्राम है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको स्टोमेटा का। गार्ड सेल्स किडनी सेल्स है और इसमें आप देख सकते हैं कि गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट भी आपको नजर आएगा, बाकी सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है जो अगल बगल के उसके दिखाई दे रहे हैं। और जो है पानी के आने और जाने से ये स्टोमेटा क्लोज या ओपन होता है। वी विल नाउ शो कार्बन डाइऑक्साइड इज नीडेड फॉर द प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। हम लोग इसके लिए 2 पॉटेड प्लांट्स ले लेते हैं। वी विल टेक 2 पॉटेड प्लांट्स सेम साइज, उनको 3 दिन के लिए डार्क में रखेंगे, डिस्चार्जिंग करेंगे। फिर हम लोग प्लांट को सेपरेट ग्लास प्लेट्स के द्वारा बता देंगे। उसके बाद हम जो है वॉच ग्लास लेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH ले लेंगे और उसको हम प्लांट के अंदर रखेंगे, जो प्लांट हमने बेल जार के अंदर रखा हुआ है। बेल जार एक बेल के आकार का जार होता है ग्लास, जिससे हम इसको ढक देंगे। अब जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा उसको हम लोग क्लोज कर देंगे और दूसरे वाले प्लांट को भी क्लोज कर देंगे। बाद में 2 घंटे के बाद हम लोग लीफ को प्लग करेंगे दोनों ही प्लांट से और उसके बाद स्टार्च का टेस्ट करेंगे। हम ये पाएंगे कि जिस वाले प्लांट को हमने ढक दिया था पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, उसमें स्टार्च की कमी होती है, वो पूरी तौर पर स्टार्चेस नहीं दिखाता है। दिस आर द डायग्राम्स यू आर सीइंग हियर। ये आप डायग्राम्स देख रहे हैं दोनों। यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा हुआ है और इसके अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं रखा हुआ है। एक और टेस्ट यहाँ पे बच्चों दिखाया हुआ है जिसपे जो है NaOH यहाँ रखा हुआ है, आप देख रहे हैं। NaHCO3 या हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट के साथ कोई भी यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, क्योंकि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं जो Na2CO3 आपका बनाता है। तो इस तरीके से ये कार्य होता है। दूसरा है रॉ मटेरियल्स विच आर यूज्ड बाय द प्लांट्स। नाउ द रॉ मटेरियल्स व्हेन वी टॉक अबाउट, they are the substances which are taken by the plants for photosynthesis, carrying out photosynthesis. They do it by the roots and also by the stomata. Plants need nitrogen, phosphorus, iron, magnesium, ये सारे उनको चाहिए। ये सॉइल से वो लेते हैं पानी के द्वारा। और नाइट्रोजन एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है जो कि प्रोटीन बनाने के काम आता है। ये क्वेश्चन आ चुके हैं बोर्ड्स में। उसके बाद ये प्लांट्स इसको लेते हैं नाइट्रेट्स यानी NO3 और NO2 के द्वारा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो है हमारे सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म से फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को, जो कि आप 9th में पढ़ चुके हैं ना। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पाया जाता है कंज्यूमर्स के अंदर। ये अपने फूड को जो है 3 प्रकार से लेते हैं और इनकी जो फूड लेने की प्रक्रिया है वो डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड, किस प्रकार अवेलेबल है फूड और कैसे ये लोग लेंगे। जैसे डियर होता है, डियर में फूड वो घास खाता है, इट गोज टू इट एंड इट फीड्स ऑन इट। देन देयर इज स्टेशनरी फूड
व्हेन वी टॉक अबाउट द फूड, एक जगह पे खड़ा है क्योंकि घास मूव नहीं कर सकती। और उसके अलावा जो लॉयन है वो काऊ को खा सकता है, दौड़ के उसको मारेगा, तो वो कार्निवोर होता है, और काऊ एंड डेयर आर द हर्बीवोर्स। So lion's body is designed like that. It has more canines. Specialized parts are there. Specialized parts are there. But in the case of the cow, they have hoofs. Their molars are better. So these things are there. जब हम बात करते हैं सेप्रोफाइट्स की, तो सेप्रोफाइट्स में फंगस आ जाता है, ब्रेड माउल्स आते हैं, ईस्ट आता है, मशरूम्स आते हैं। ये अपने खाने को बाहर ही जो है वो डाइजेस्ट करके तब इसको खाते हैं। नाउ चिल्ड्रन, सेप्रोफाइट्स के बारे में हम लास्ट स्लाइड्स मैंने लगाई हुई हैं, उनको हम दिखाएंगे वापस से। कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, पैरासाइट्स होते हैं, दे डिपेंड फॉर फूड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। वो भीतर भी रहते हैं, जैसे पैरासाइट्स हैं टेप फॉर्म, ये अंदर रहता है बॉडी के, इंसान के अंदर भी पाया जाता है और ऑर्गेनिजम्स में भी। प्लांट पैरासाइट्स हैं, कस्कुटा डॉडर होता है जो कि प्लांट के ऊपर रहता है, इसमें हुक्स होते हैं जिससे ये प्लांट्स के अंदर अपनी बॉडी के पार्ट्स को डाल देता है और उनसे चूस लेता है, यानी सक्स द फूड और द सेल सैप। देन ऑर्चिड्स आर देयर, टिक्स होते हैं, लाइस होते हैं जो हमारे बालों में रहते हैं, जो खून चूसते हैं। इसके अलावा लीचेस हैं, दे आल्सो सैंगुवेरस यानी ब्लड फीडिंग। नाउ ऑर्गेनिजम्स, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स obtain their nutrition? I have already told you in the last slide also there are certain modes, but here we will be discussing more elaborately. In the case of there is a holozoic nutrition which is found in the amoeba. पूरी तौर पे फूड लिया जाता है, खा लिया जाता है स्यूडोपोडिया के जरिए। ये अमीबा के बारे में हम लोग फिर से और स्लाइड्स में भी देखेंगे। अमीबा सबसे पहले फूड के पास जाता है, इट गोज टू द फूड, then it covers the food with the help of pseudopodia, forms a food vacuole, and inside the food vacuole it is going to then digest the food, and when the food is digested then it will throw out the waste material out of its cell. In case of the paramecium children, it has cilia, it has a specific spot. In amoeba there is not a specific spot, it can eat its food from any part. But here in the case of the paramecium, the food is moved by the cilia, then it is eaten by a certain part. Here I am showing you how the food is moving. So you can see here, this food is particle is first of all approached by the amoeba, then it will ingest it, then it will ingest it when the food has been digested and it has assimilated. In the case of the these are the cilia, as you see. In the case of the paramecium, which helps them, this is the oral group, the mouth of the mouth pore is here by which the food will be taken inside the body of the amoeba. This is the anal pore. This is going to throw out the waste material. This is the daughter plant, as I told you, Cuscuta. These are all the daughter plants. This is another parasitic plant. These are the saprophytes. This is cowding beetle. Another. This is a housefly. Children, thank you. I am ending my PPT here. Thank you, children.